आई थिंक मैं अनम्यूट कर दूं। मैंने वो डिस्टरबेंस की वजह से म्यूट किया हुआ था काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। जी खाबर साहब, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी, थैंक यू वेरी मच जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज का जो वेबिनार है वो भी यकीनन आप लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव साबित होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जाफर साहब ने आपको बता दी, जो हमारा मैंडेट है, मिशन है, विजन है और जो इस कंपनी को बनाने के मकसद थे, वो सारी चीज़ें आपको बता दी। मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा आज के वेबिनार के हवाले से, और जो हमारी वे फॉरवर्ड है रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, उसके ऊपर। जैसा कि हमारी कंपनी जो है ये एक फेडरल इदारा है, और जो हमारा अम्ब्रेला है उसके अंदर रहते हुए हम लोग जो मेन हमारा काम है वो हम लेजोन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, क्योंकि रिसर्च के इदारों का बहुत कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर। और जो हमारे प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेके, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं हॉर्टिकल्चर के चारों सूबों के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है, हम जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है रिसर्च से जो प्रूवन हो वो अपने स्टेक होल्डर तक पहुंचाते हैं, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्शन और क्वालिटी और जो वैल्यू चेन के मैटर्स हैं उनको बेहतर कर सकें। खास तौर पे जो आज का वेबिनार है, जिसके अंदर जो NARC G1 गार्लिक की जो वैरायटी है, जो कि हमारी इमर्जिंग एक वैरायटी है, जिसकी इसके ऊपर हमें बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर, खासतौर पे जो गार्लिक के स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमें कांटेक्ट कर रहे थे कि इसकी प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी खपत शायद उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह के होनी चाहिए। शुरुआत में आज से 5-7 साल पहले इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, और लोगों ने बड़ा बिजनेस किया सीड सीड साइड से, जो लोग जिनका ताल्लुक है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इसकी कीमतें काफ़ी ड्रॉप हो गई हैं, और शायद जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर लोग काफ़ी मायूस हुए हैं। तो इसके दो हल थे जो हमें समझ आए। NARC के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके जब हम लोगों ने मीटिंग्स की, और कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जब मीटिंग्स की, तो हमें पता चला कि इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमने फौरन इस मामले को टेकअप करते हुए दोनों के ऊपर काम शुरू किया, जिसमें एक इसकी मार्केटिंग है, डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि हम किस तरह इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सॉरी जी। अ, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर डिटेल में टेक्निकल आपको अवेयरनेस देंगे, और दूसरा इसकी वैल्यूडेशन की जा सकती है, तो उसके लिए हमने नेशनल, शान, मेहरान और जो बाकी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ मैं चूंकि कराची में बैठा हूँ, मेरी 3 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। एक मेहरान, एक शान के साथ हुई है, और 2 नेशनल के साथ हुई हैं। हम लोग अवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा NARC G1 जो है वो कहीं ना किसी वैल्यूएडिशन के अंदर आ सकता है तो फिर उसकी वर्थ क्या होगी, और किस तरह से वो सारा मॉडस ऑपरेंडाई होगा। तो इसके ऊपर भी हम आपके साथ जल्द रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और इसका जो भी वैल्यू चेन बनेगी वो आप लोगों के साथ डिटेल में हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम लोग मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो ये अभी इनिशिएशन है। Negara mancha कोई दिखी। काफी ज्यादा इसके ऊपर माजी में काम नहीं किया, और ये प्रोडक्ट भी अभी इमर्जिंग एक प्रोडक्ट बनने जा रही है। वी होप कि इसके अंदर हमारे स्टेक होल्डर्स बेहतर अर्निंग ले सकेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर मार्केटिंग चैनल्स खुल जाएं और वैल्यूडेशन का जो चैप्टर है वो ओपन हो जाए, और वो असेसिबल हो टू द स्टेक होल्डर्स। तो इस सिलसिले में हमने आज के वेबिनार का आगाज किया, और इसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स को मदऊ किया। आप लोगों की तरफ से जो भी खास तौर पे गार्लिक के ऊपर कोई आप लोग, आपके पास कोई सजेशन हो, मैं खास तौर पे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स तो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे ही। आप प्लीज जरूर शेयर करिएगा। यू पीपल आर ओपन टू शेयर वट एवर यू हैव इन योर माइंड, या आपको लगता हो कि यहाँ यहाँ पे इंटरवेंशंस की जा सकती हैं। बीइंग अ फेडरल एंटिटी, हम लोग देखेंगे कि हमारा मैंडेट हमें कितनी इजाजत देता है वहां पे इंटरवेंशंस की। अगर हम लोग ना भी डायरेक्टली कर सकें, तो हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट्स के बाकी इदारों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। मकसद हमारा यही होगा कि हम
हमारे जो स्टेक होल्डर हैं या जो हमारी हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री है उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। जाफर, अब हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और प्रेजेंटेशन शुरू करें। आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज अपने पास इस इवेंट के कंक्लूजन तक रखिएगा। आप अपने सवाल जरूर करिएगा, अपनी मैं करता हूँ तो जो मल्टीप्लाई बाय वो जरूर शेयर करिएगा, 30% डाला अपना करेगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। बट मेरी गुजारिश 30% डाला अपने माइनस आप को 15% फिर माइनस 30%। जाफर स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन से। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी थैंक यू कावर साहब। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट पंजाब ग्रोअर सोसाइटी जनाब राजा मोहसन अली साहब को इनवाइट करूंगा। मोहसन साहब प्लीज जाफर अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा, मैं आपको अलाउ ज- करूँगा स्क्रीन शेयरिंग। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इस्माइल भाई, वो मैंने सेटिंग्स ठीक कर दी हैं, अब हर कोई ज्वाइन कर सकता है। नो फोरम इज ओपन। आप हाँ लिंक सेंड काफी करें काफी प्लीज। सारे। नो हाँ एवरीवन काफी कैन ज्वाइन। सारे लोग जो है ना मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं ना। जी जी, चलो नो ठीक है, ओके एवरीवन कैन ज्वाइन। ओके, थैंक थैंक यू। यू। बहुत शुक्रिया जाफर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे खाओ था, आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों को लेट दिया, वक्त दिया तो अच्छा। पहले तो प्रेजेंटेशन से पहले मैं चाहूँगा अपना इंट्रोडक्शन उन लोगों को करवा दूँ, क्योंकि नए लोग भी बहुत सारे हैं। मेरा नाम राजा मोहसिन अली खान है और मैं पंजाब की फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हूँ। आज क्योंकि जैसे और भाई ने कहा कि पिछले कुछ टाइम से जीवन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उन पे पूरा नहीं उतरा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एरिया को भी कवर करूं इसके अंदर। तो आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी मोहसिन साहब, आपकी आवाज भी आ रही है एंड स्क्रीन भी शेयर है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वैरायटी का कराऊंगा और फिर मैं जो एक्सपोर्ट की असल जो पॉइंट है उसके ऊपर फिर मैं उसके बाद जाऊंगा। अच्छा, ये हमारी पाकिस्तान की रजिस्टर्ड वैरायटी है। इसका नाम NARC HG1 रखा है। और ये का जो पोटेंशियल है ये बाकी वैरायटीज से काफी ज्यादा है इस वैरायटी का। ये एरिया थोड़ा सा मैं तेजी से देख पाऊंगा ताकि मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जरा ज्यादा टाइम लगाऊं, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आप ऑलरेडी जो फार्मर है उन्हें पता है कि जो कल्टीवेशन का स्कोप है वो तकरीबन पाकिस्तान के सारे एरियाज में है, सिवाय उन एरियाज के जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 48 डिग्री से अबव टेम्परेचर चला जाता है। उसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तान में ये काम किया जा सकता है। अच्छा, प्रोडक्शन इसकी बाकी वैरायटी से ज्यादा है। दूसरा, जो कल्टीवेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि उतने ज्यादा नहीं है जितने आप दूसरी वैरायटीज के पूरे करते हैं। अ, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो पानी भी आपको कम देना पड़ता है। फर्टिलाइजर कम फर्टिलाइजर के ऊपर भी हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। पानी इसको कम लगाना पड़ता है। हाँ, हार्वेस्टिंग का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इन जनरल बाकी चीजें इसकी बाकी वैरायटी से काफी बेहतर है। अच्छा, अब मेन जो पॉइंट है उस पर मैं आना चाहूँगा। ये प्रेजेंटेशन जो वैरायटी के हवाले से ये आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मैं ज़्यादा टाइम जो एक्सपोर्ट के हवाले से और जो लोकल मार्केट के चैलेंजेस हैं ना, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो आपके ना सिवाय चाइना, इंडिया और कुछ 2-4 कंट्रीज छोड़ के तकरीबन सब कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। लेकिन मैं
प्रेजेंटेशन में वो कंट्रीज लिस्ट लिस्ट डाउन की हैं जिनको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हम इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा रूम है। सेंट्रल एशिया, क्योंकि अब हमारी ट्रेड वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में होने लगी है, तो सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज के अंदर है। इंडोनेशिया में नीचे मैं सेकंड साइड पे आपको दिखाऊंगा, तो ऑन ग्लोब ये 17.2% ऑन ग्लोब, जो कि $485 मिलियन की वॉल्यूम बनती है, वो मार है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारा चाइना से या कुछ इंडिया से जा रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में काफी स्कोप है, हमारे करीब पड़ता है, हम ट्रेड भी कर रहे हैं उनसे। रशिया में रूम जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से उस तरह हमारी ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन ऑन ग्लोब इनका भी जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है। इसी तरह यूएसए, कनाडा और बांग्लादेश, यूएसए और कनाडा में भी अच्छा खासा रूम है इसका। अच्छा, वियतनाम दूसरी बड़ी कंट्री है। मुझे आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान की वहाँ से वहाँ उनके साथ कोई ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वियतनाम का जो ऑन ग्लोब जो नंबर है वो भी काफी बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद वियतनाम आता है। अच्छा, ये तो बात होगी कि किन कंट्रीज के अंदर हम भेज सकते हैं। अब जो पिछले आप कह रहे थे 6-7 महीनों में जब से आपने ये एक्सपोर्ट के हवाले से काम करना शुरू किया है, जो कॉमन चैलेंजेस हमें आए हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो एनी केस हम किसी न किसी कंट्री में इंशाल्लाह करने लग जाएंगे। लेकिन जो फार्मर के एंड पे जो कॉमन चैलेंजेस हैं, वो अभी तक ना एड्रेस हुए हैं, ना क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से फार्मर इन चीज़ों से, जैसे अभी जूम की मीटिंग है, तो बड़ी मुश्किल से चंद लोग ही इसको अटेंड कर पाए हैं, ये किए हैं उन्होंने। तो फार्मर को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे ये उसको एजुकेट किया जाए कि वो क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है, तब एक ग्लोबल जब आप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोकल स्टैंडर्ड पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कभी भी आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट जितने भी साल से जीवन लग रहा है, हमारे सारे फार्मर्स की जो प्रैक्टिस रही है वो सबकी कोई स्टैंडर्ड, इवन कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी नहीं रही है। जिनमें स्पेशली मैं 3-4 चीजों, मतलब 6 चीजें मैं उनको हाईलाइट करूंगा कि हमारा फार्मर पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। उसको जो भी मार्केट में अवेलेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो उनको यूज करता है और स्प्रे कर देता है। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड हमें कुछ और कहते हैं। उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है बैन प्रोडक्ट्स की, और जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। तो हमें फार्मर को यहाँ पे एजुकेट भी करना है, जो अभी सेशन के अंदर जो फार्मर हैं, वो अभी से ही, क्योंकि अभी टाइम है पेस्टिसाइड का, तो वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करें जो बैन नहीं है, ताकि कल को जो प्रोड्यूस आए वो वहाँ पे एक प्रॉपर चेक होता है, तो उसमें आपका जो मटेरियल है वो रिजेक्ट ना हो जाए। दूसरा, फर्टिलाइजर की कोई रिक्वायरमेंट तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हमारे लोग फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर की डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ डिस्टर्ब होती है। और प्लस जीवन में, स्पेशली जीवन में हमने देखा है कि जिन लोगों ने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया है वो उसका बल्ब इंटैक्ट नहीं रहता। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है कि बल्ब आपका इंटैक्ट होना चाहिए, एक अच्छी फॉर्म के अंदर होना चाहिए, उसको खुलना नहीं चाहिए। पिछले जितने सालों से भी हमने जीवन लगाया है, जीवन लगाने का सारे फार्मर्स का फोकस उसका साइज रहा है। अब उस साइज को लेने के लिए जब रेस में फार्मर लग जाता था, तो वो जो उसका बल्ब की जैकेट है वो ब्रेक होने लग गई थी, और फर्टिलाइजर देने की वजह से, साइज बड़ा करने की वजह से। तो जो इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है
वो एक स्टैंडर्ड साइज है और इंटैक्ट बल्ब है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो फार्मर हमारा, क्योंकि अब ये नेक्स्ट ईयर, इस साल तो हमारे पास कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा जो कोई भी फार्मर हमें नहीं मिला था जिसकी प्रोडक्ट इन सारे पैरामीटर पे पूरी उतरती हो। तो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ग्रेडिंग है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट लेवल की प्रोडक्ट बनाना है तो आपका प्रोडक्ट ग्रेड होके वहां पे जाएगा, जिस तरह हमारे फार्मर या हमारे एक्सपोर्टर जो यहाँ से लेके जाते हैं वो इसी तरह उठा के बगैर ग्रेडिंग करके वहां भेज देंगे, तो रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी। तो ग्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पैकेजिंग, पैकेजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो अच्छी कंट्रीज हैं उनके अंदर जब आप अच्छी पैकेजिंग के अंदर अपनी प्रोडक्ट को वहां पे बेचेंगे तो आपको जो दूसरी पैकिंग या आम खुली पैकिंग होती है उसकी निस्बतन आपको रेट एक बहुत बहुत अच्छा एक रेट मिल जाएगा। ये तो वो चीजें थी जो फार्मर के एंड की है। अब दो तीन चीजें जो प्रैक्टिस इवन फार्मर की प्रैक्टिस भी है और हम गवर्नमेंट के भी काफी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं उनके नॉलेज में भी लाना चाहूंगा कि जो दो चैलेंजेस हमने पिछले 4-5 सालों में फेस की हैं और जिसकी वजह से हम शायद स्केल अप भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इसका क्यूरिंग का प्रोसेस और प्लस हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी ना होना है। हमारे जितने भी फार्मर हैं अगर उनके पास अवेलेबल स्टोरेज की प्लेस है तो वो आपने देखा होगा कि जो एक आम स्टोर होते हैं उस तरह के स्टोर हैं, तो उनके अंदर हमारा जो बल्ब है और वो बल्ब की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं रहती 3-4 महीनों के बाद जो कोल्ड स्टोर में होनी चाहिए। अगर मैं चाइना की एग्जांपल आप लोगों को दूं तो चाइना जब अपना गार्लिक हार्वेस्ट करता है तो वो कोल्ड स्टोर के अंदर को लेके जाता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारा फार्मर क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोर अवेलेबल नहीं है और वो खुद से इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने की कैपेसिटी भी नहीं रखता, तो वो उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उन्हें यूज करते हुए वो अपने आम से स्टोर में लेके चला जाता है। वहाँ पहले 1-2 महीने तो चले वो एक अच्छी फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि एयर सर्कुलेशन ज्यादा होती है, प्रॉपर स्टोरेज की वो जगह नहीं है, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। तो जब ये वाला कम्प्रोमाइज हुआ हुआ प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो इसको ना वो रेट मिलना है क्योंकि इसकी वो क्वालिटी नहीं होनी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो गवर्नमेंट के लोग, जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, कि गार्लिक के फार्मर्स के लिए अगर आप लोग स्टोरेज का बंदोबस्त करें, क्योंकि मैं काफी स्टडी किया पोटैटो को, तो आप देखेंगे कि पोटैटो की जो सक्सेस के पीछे फार्मर के बाद दूसरा हाथ है वो स्टोरेज का है। वो अगर आज की डेट में अगर आप पोटैटो के सारे सिस्टम में से स्टोरेज निकाल देना तो आप जो आज गोल अचीव कर रहे हैं वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह गार्लिक की मार्केट भी, हम 100 अरब रुपए का तो हम खाली गार्लिक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तो हम अपनी 100 अरब रुपए की नीड भी नहीं पूरी कर रहे हैं, फिर हम आगे एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो ये बगैर स्टोरेज के शायद मेरे नजदीक ये जो मिशन है हम पूरा ना कर पाए। तो इस सारे के अंदर स्टोरेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अ, चलो जफर, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आपकी आ रही है लेकिन माइक का इशू है, डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी आपके एंड पे। अभी ठीक है? जी अभी कुछ बेहतर है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि क्लियर हो आवाज। जी जी, एक मिनट। अच्छा, जफर अभी आ रही है बेहतर? जी जी ठीक है, आप कंटिन्यू रखें प्लीज। अच्छा, तो स्टोरेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आपने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी ले लिया, सारी चीजों का ख्याल भी कर लिया, तो उसके बाद अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो वो जितना आपने काम किया वो मेरे नजदीक वो जीरो हो जाता है।
तो हमने अपने तौर पे कोशिश करके बेहतर प्रैक्टिसेस कर करके कि क्यूरिंग में स्टोरेज में हम बेहतरी ला सकें। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। हमारे नज़दीक के जो आम स्टोर है उनके अंदर इसकी शेल्फ लाइफ को बेहतर तरीके से रखा सकना। अब नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको किन मार्केट्स में या किन एरियाज में जाके इसको सेल करना है। तो 5-6 एरियाज हैं जहाँ पे हम इजीली इसको सेल कर सकते हैं। अब पिछले कोई 3-4 महीनों से मैंने मंडी में देखा कि जीवन मंडी में आया, लेकिन वो रेट जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। अब उसके पीछे काफी सारी वजह है। एक कॉमन जो प्रॉब्लम हमें नजर आया या फार्मर की गलती नजर आई कि फल मंडी का पहिया मंडी के हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलता। तो मंडी के अंदर जो भी उन्होंने प्रोडक्ट भेजा वो क्लब्स की फॉर्म में भेजा। तो मंडी के अंदर आपको क्लब फॉर्म के अंदर कभी भी एक अच्छा रेट नहीं मिलेगा। आप इंटैक्ट बल्क बेचें ताकि आप जिनके साथ compete कर रहे हैं, आप चाइनीज गार्लिक है, वहाँ पे अरनाई पड़ा हुआ है, वहाँ पे उर्दी की एक वैरायटी पड़ी है और साथ ही आपके क्लब पड़े हैं, तो वो एक अजीब सी चीज लगती है। तो हमें मंडी के अंदर एक अच्छा ग्रेड हुआ हुआ बल्क की फॉर्म में बेचना है, उसका रेट एक आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा, टारगेटेड एरियाज में मंडी है, मंडी के बाद ग्रोसरी स्टोर है। डायरेक्टली हम इसको रिटेल भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स सुजुकी वगैरह पे, लच्छे वगैरह पे रख के इसको सेल करते हैं। वो उनको मंडी के निस्बतन एक अच्छा रेट मिल रहा होता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे अट्रैक्टिव एरिया है या जहाँ पे इजीली अगर हम इससे अच्छा वर्क करें तो जहाँ सेल कर सकते हैं, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। आप खुद अपनी वाइट लेवल के साथ अपना कोई ब्रांड बनाए, अपने लेवल के साथ ब्रांड बनाए, या इवन सप्लाई कर दें किसी कंपनी को। तो ये एक बेहतर एरिया है जहाँ आप हल क्वांटिटी में एक अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। आप पाउडर फॉर्म में दें, पील्ड हुआ हुआ दें, पेस्ट फॉर्म में दें, किसी फॉर्म में भी दे दें, इसकी खपत काफी ज्यादा है। सिर्फ जो वर्क करने की जरूरत है, जैसे मुखावत साहब ने कहा था कि उनकी नेशनल शान और मेराज से बात चल रही है, तो हमारी भी कुछ लोगों की चल रही है। काफी सारे और फार्मर्स भी लूप में है। तो अगर कोई भी एक ब्रेक थ्रू वहां से मिल जाता है तो फिर ज्यादातर जो मटेरियल होगा वो इंशाल्लाह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ही चला जाएगा। तो शायद हमें ज्यादा मंडी में ना देना पड़े। यहीं पे जो कंपनीज है हमारी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी, जो चाइनीज गार्लिक यूज कर रही हैं, उनको ही हम दे देंगे। तो इसमें एक जो अच्छी चीज भी है और एक गवर्नमेंट की तरफ से हो जानी चाहिए। अ, अच्छी चीज ये है कि चाइनीज गार्लिक का रेट काफी ज्यादा इन दिनों ऊपर चला गया हुआ है। तो ये जीवन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जीवन क्योंकि हमारी लोकल वैरायटी है और लोकल प्रोड्यूस है, तो हमें हमेशा हम उसको 100-150 रुपया नीचे भी सेल करें तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो जो जो कंपनीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो बजाय चाइनीज गार्लिक यूज करने के, क्योंकि हमारा गार्लिक चाइनीज गार्लिक से ज्यादा अच्छा है, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का गार्लिक है, तो वो इनको यूज करें। एक रेट भी उन्हें अच्छा मिलेगा और एक अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रेड का गार्लिक भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो टाइम है इसके अंदर जीवन दोबारा रिवाइव करेगा, क्योंकि ये जो डॉलर की प्राइसेस की वजह से एक अपॉर्चुनिटी अलहमदुल्ला क्रिएट हुई है और हम इंशाल्लाह उसको अवेल भी करेंगे। अच्छा, तो आखिरी चीज जहाँ पे हमने थोड़ा सा वर्क किया है वो अच्छा खासा है कि इस एरिया में भी रूम है, वो रेस्टोरेंट्स है। रेस्टोरेंट्स को पील हुआ हुआ गार्लिक काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ये काफी आसान, आप कह लें कि एक छोटा सा यूनिट लगता है, 1 मिलियन के अंदर अंदर ही आ जाता है। वो आपको गार्लिक पील करके देता है, एयर टाइट बैग में आप उनको बंद करें और रेस्टोरेंट को डिलीवर कर दें।
जाफर, अनडन प्रेजेंटेशन तो डन है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन है या कोई और है तो बताएं। टाइम के हिसाब से तो मैं ऊपर चला गया हूँ, अगर टाइम है तो फिर मैं और भी बात कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर मैं। नहीं, नो इशू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा आखिर पे होगा लुकमान साहब की प्रेजेंटेशन के बाद। चलो, ठीक ठीक। राजा मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी है और डेस्टिनेशंस के हवाले से और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है लुकमान वेंस, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब फार्मर्स एसोसिएशन, उनको मैं दावत देता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh जी। थैंक यू वेरी मच। और मौसम, आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे शेयर की और काफ़ी चीज़ें जो हैं जीवन के चैलेंजेस और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें जो इस वक्त चैलेंजेस हैं कल्टीवेशन के हिसाब से भी, और बाकी वो उसमें बड़ा डिटेल डिस्कशन आपने की। सो दैट्स ग्रेट। एक सेकंड जी मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान वैंस है और बेसिकली मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब जो प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन उसका। और साथ मेरा जो पैशन है वो फार्मिंग है और पिछले 5 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और ये बेसिकली मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो और एनएआरसी जीवन के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं एनएआरसी एच जीवन जो है ये 2019 से कल्टिवेट कर रहा हूँ। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इस वक्त क्रॉप है वो बेसिकली 40 एकड़ के ऊपर हमने कल्टिवेट की है, जिसमें फ्लड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड दोनों हैं। और दोनों के जो है हिसाब से मैंने की है। और यहाँ पे इंशाल्लाह जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो इसके चैलेंजेस हैं कल्टीवेशन के हवाले से वो मैं इंशाल्लाह आपको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो जो चैलेंजेस हमने फाउंड किए हैं और जो जो इसके मसाइल थे उसको ब्रीफली जब हमने देखा है तो उस हवाले से हमने फिर जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। आप एक सेकंड दीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा। जी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? लुकमान साहब, स्क्रीन नजर आ रही है बट आपको जो आप फाइल है उसको ओपन करके शेयर कीजिएगा। वो आपकी रेलेवेंट फाइल शेयर नहीं हुई स्क्रीन पे। सेकंड। जी हमारी जी विजिबल है अभी, नो विजिबल। ओके। बेसिकली एडवांस टेक्निक कल्टीवेशन टेक्निक एनएआरसी एच जीवन, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली जो मेजर स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आपको पता है कि लैंड प्रिपरेशन है, और सेकंड इज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, थर्ड कल्टीवेशन पैटर्न। फिर इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गार्लिक ड्राइंग मेथड है कि हमने ड्राइंग के मेथड के अंदर काफ़ी पिछले को 1-2 साल पहले तक तो काफ़ी गलतियां की हमारे फार्मर्स ने। एंड नाउ ये काफ़ी हद तक ये मसला कर हुआ। हम इसको हमने फर्दर जो है लर्न किया है और इसके हवाले से जो इस वक्त बेस्ट टेक्निक अवेलेबल इन पाकिस्तान और जो इंटरनेशनली है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में ग्रेडिंग है, फिर पैकेजिंग है, फिर स्टोरेज है। मैं मजीद की बात आपको बताऊँ कि एक्चुअली जो हम लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो लैंड प्रिपरेशन हम बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड लैंड प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा लोगों का फोकस है। और हम ऑर्गेनिकली या आप ये कह लें कि नेचर के करीब जो इस वक्त हम उसको कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान कम है। शायद उसके ऊपर हमारी एफर्ट ज्यादा होती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो व्हाट वी डू फॉर द गार्लिक कल्टीवेशन, हम सबसे पहले इसकी ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं और उसके बाद हम फिर उसके अंदर फार्म यार्ड मैन्योर
डालते हैं गोबर, और उसमें हम जो है डिकम्पोज भी डाल सकते हैं और फ्रेश गोबर भी डाल सकते हैं. And then we can use 2 or 3 different type of the bacterias जो उस जो fresh गोबर को decompose कर देता है within you can say within 10 to 15 days के अंदर, और फिर आपका जो soil है, जो आपका जो land है, वो बिल्कुल prepare हो जाता है. अच्छा, इस मेथड से अगर आप लैंड प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर है ना, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे उसका यूजेज बहुत कम हो जाता है, और इन सम केसेस ना होने के बराबर रहता है. हमने कुछ एरिया ऐसा भी कल्टीवेट किया जिसके अंदर हमने केमिकल फर्टिलाइजर 1 ग्राम भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब हमने उसका यील्ड का कंपैरिजन किया विद द केमिकल फर्टिलाइजर जो हमारे सॉइल थी या लैंड थी, तो उसमें हमने ये देखा कि उसका बुनियादी तौर के ऊपर जो रिजल्ट है हमें ज्यादा अच्छा मिला. जो हमने ऑर्गेनिकली या ग्रीन मूविंग या फार्म यार्ड मेन्योर से जो हमने लैंड प्रिपेयर किया था, उससे प्रोडक्ट क्वालिटी भी वही आई, यील्ड का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इवन आई कैन प्राउडली से कि 10% हमें यील्ड उससे ज्यादा मिली. तो हमें लैंड प्रिपरेशन के ऊपर बड़ा फोकस करने की जरूरत है इस वक्त. अगर हम लैंड प्रिपेयर ऑर्गेनिकली कर लेते हैं तो वो हमें एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. अच्छा, इसके बाद जो हम आते हैं पेस्टिसाइड की तरफ आते हैं, तो पिछले 2 सालों में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बैंड पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुए जो कि ग्लोबली इंटरनेशनली या रिकमेंडेड नहीं है. यानी कि अगर हमने इसको एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली इस साल इंशाल्लाह वी विल ट्राई लेवल आवर बेस्ट टू एक्सपोर्ट इट इन द डिफरेंट रीजन. तो उसके लिए हम जो इस वक्त पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सबसे पहले है क्लोरपेरिफॉस पे. ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड है, रूट के अंदर जितने भी कीड़े आते हैं उसको लगती है, ये भी बैंड है. और उसके बाद जो है थाइफोनेट मिथाइल है, ये भी इस वक्त बैंड है, ये भी हम इस वक्त हमारे फार्मर यूज कर रहे हैं. तो इसके बाद अमीटा क्लोरिड है, ये भी बैन है, और एचिटापिरिड ये भी बैन है. हम इसके अल्टरनेटिव जो यूज कर सकते हैं, नंबर 1 जो क्लोरोपेरिफॉस है, उसके लिए फेब्रोनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका जो हार्ड मेटल है या जो अब्जॉर्प्शन होती है मटेरियल की अपने क्रॉप के अंदर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है. और जो थाइफोनेट के लिए हम फोस्टर एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है. और बाकी जो थ्रिप्स के लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इस वक्त हमरे की शक्ल के अंदर मौजूद हैं हमारी मार्केट के अंदर. अच्छा, अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर. तो फर्टिलाइजर ये क्रॉप ऐसी है कि इसको लेस फर्टिलाइजर की जरूरत है. हमने पिछले 2 सालों के अंदर हमारे फार्मर्स ने बेतहाशा अनप्लान्ड फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज किया, जिसकी कॉस्ट हमें ये बियर करनी पड़ी. एक तो इनपुट कॉस्ट हमारी बहुत ऊपर चली गई, और सेकेंडली जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी उसके अंदर बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा कि उसकी जब स्टोरेज पे हम गए, तो स्टोरेज के हवाले से फिर उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट के अंदर ग्लो बहुत आया और श्रिंकेज बहुत आई, और उसके अंदर बहुत सी जो हमारी प्रोड्यूस थी उसको हमें वेस्ट करना पड़ा. और उसकी जो ज्यादातर इस्तेमाल था जो हमने फील किया आगे चल के, वो यही था कि जो बेतहाशा बेदरेक खादों का इस्तेमाल था, उसकी वजह से हमें इसका प्रॉब्लम आया. तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ग्रीन ग्रोइंग और ऑर्गेनिकली सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको थ्रू आउट जो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि आपको थ्रू आउट क्रॉप किसी खास फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती. बेसल तैयारी के अंदर यू कैन ऐड सम डीएपी फॉस्फोरस बेस्ड कुछ चीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं, एंड उसके बाद इसको आप और नेचुरली ग्रो होने दें, और एट द एंड यू कैन यूज पोटाश फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी. ये 2 बेसिक फर्टिलाइजर हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं, और आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत बेहतरीन आएगी, और आपकी इनपुट कॉस्ट में भी काफी कमी आएगी. तो हमारे फार्मर्स को इसको भी जरा इनलाइन करने की जरूरत है. पहले वो क्या होते हैं, वो लाडले बच्चे की तरह हमने इसको रखा हुआ था, और बेतहाशा खर्चे और बेतहाशा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, और विच इज नॉट गुड फॉर द एक्चुअली यील्ड आल्सो, एंड और इनपुट कॉस्ट भी इसके अंदर बहुत ऊपर चली जाती है. अच्छा, अब हम कल्टीवेशन मेथड की तरफ आते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब में और बाकी एरियाज में हमने इसके लिए देखा है कि ये बेसिकली रेस बेड के ऊपर लगता है ज्यादा, और रेस बेड के ऊपर लगाने के हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं. नंबर 1 जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, एंड सेकंड इज अ फ्लड इरिगेशन मेथड. अच्छा, ड्रिप इरिगेशन मेथड से बुनियादी तौर के ऊपर क्लोज कंट्रोल्ड वाटर
सकता है इसको, और प्लस अगर इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी यू कैन पुट कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर, और उसके अंदर आप जो है कंट्रोल फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। इसके अंदर आप बेड की विड्थ जो है वो 36 इंच भी रख सकते हैं, 42 इंच की भी बेड की विड्थ रख सकते हैं। और अगर आप 36 पे जाते हैं तो यू कैन पुट 6 रोज इन दैट बेड, और इसके ऊपर आप जो नंबर ऑफ प्लांट अचीव करेंगे वो तकरीबन 1,25,000 अचीव करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर 42 इंच बेड के ऊपर जाते हैं तो ये 7 रोज के साथ, सॉरी 6 इंच के साथ आप 1,02,000 प्लांट अचीव करेंगे। और जो 7 इंच बेड के ऊपर आप जाते हैं तो 7 रोज के साथ जाते हैं 42 इंच बेड के ऊपर, तो देन यू कैन अचीव 1,25,000 प्लांट। इंशाल्लाह मैंने इस साल कुछ बेड्स ऐसे लगाए हैं जिसके अंदर मैंने उसके अंदर 8 लाइंस लगाई हैं 42 इंच बेड के ऊपर, और इंशाल्लाह उसमें हमने कुछ डिस्टेंस भी इसका कम किया है प्लांट टू प्लांट। और उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि उस बेड्स के ऊपर हमारा साइज क्या निकलता है और क्वालिटी क्या निकलती है। अगर वो हमारा वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल चला जाता है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से 1 एकड़ के अंदर 2 लाख प्लांट पुट कर रहे होंगे। तो और उसका मतलब क्या होता है कि आप 1 एकड़ की प्रोडक्शन जो है 2 एकड़ की प्रोडक्शन वो 1 एकड़ से आप अचीव कर रहे होंगे। और ये एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि ये होगा कि आप कम एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे। और लेकिन वो अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह इस साल की क्रॉप के बाद उसके रिजल्ट हम आपके साथ कंपाइल करेंगे डेफिनेटली। सेकंड जो वेरी कॉमन है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो आप ये कह सकते हैं इस वक्त ओवरऑल जो गार्लिक की प्रोडक्शन हो रही है उसमें कोई 10% होगा। 90% हमारे जो फार्मर्स हैं वो फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर इस वक्त इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। उसमें इसके डिफरेंट उसमें हमारे कुछ फार्मर्स फ्लैट के ऊपर लगाते हैं। फ्लैट के ऊपर जो है वो अगर आप अपर केपीके में जाए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन अगर पंजाब, सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब में अगर आप आते हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे इसलिए नहीं आते क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ का टेम्परेचर और बेसिकली सॉइल उससे काफी डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमें फंगस के इश्यूज को काफी फेस करना पड़ता है। तो फिर पंजाब में तो हम टोटली हमने जो इस वक्त पिछले 4 साल से डाटा कंपाइल किया जो रिजल्ट हमने निकाले हैं वो आपको बेड के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। बेड्स के ऊपर आप आते हैं सर, तो इसमें आप हमारे डिफरेंट साइज ऑफ द बेड है, 18 इंच, 30 इंच, 32, 36 इंच, 42 इंच। अब ये जो साइज ऑफ द बेड है ये मैटर करता है सॉइल टू सॉइल, एरिया टू एरिया। जहाँ पे सॉइल में वाटर ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो वहाँ हम 42 इंच बेड विद द मल्च लगा लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हम 6 लाइन्स भी लगा सकते हैं, 7 लाइन्स भी लगा सकते हैं। और जहाँ पे सॉइल वेरी करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या उसमें ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सॉइल के अंदर अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हम छोटे बेड के साथ जाते हैं। तो इसमें भी हम 80,000 से लेकर 120,000 तक प्लांट लगा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बेड। तो ये भी फ्लड इरिगेशन सिस्टम से भी जो है इस वक्त मैक्सिमम जो नंबर हम अचीव कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में स्पेशली वो 1,20,000 प्लांट तक हम इसके अंदर आराम से पहुंच जाते हैं। तो कल्टीवेशन पैटर्न, ये 2 सक्सेसफुल कल्टीवेशन पैटर्न है बेड्स के ऊपर, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और दूसरा फ्लड इरिगेशन सिस्टम है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बेड्स बना लेते हैं तो हम इसको कवर करते हैं विद मल्च। अब मल्चिंग हर एरिया में मौजूद नहीं होती, लेकिन पंजाब में स्पेशली जो एरियाज हैं जहाँ पे राइस की बेसिकली कल्टीवेशन होती है, तो राइस बेसिकली जो राइस स्ट्रॉ होता है हम उसको इस बेड्स को कवर कर देते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि इसमें आपका वाटर भी कम लगता है, फर्टिलाइजेशन भी आपकी कम इस्तेमाल होती है, और एट द एंड जो प्रोडक्ट क्वालिटी ना वो बहुत बहुत जबरदस्त और अच्छी निकलती है। तो जहाँ जिन एरियाज के अंदर ये अवेलेबल है उन एरियाज के अंदर हमारे फार्मर्स इसको इस्तेमाल कर रहते हैं। कुछ एरिया जैसे अपर पंजाब है, केपी है, वहाँ पे मल्चिंग का मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग बेड्स पे जाएं या फ्लैट पे जाएं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे जाएं, वो ओपन इसको कल्टीवेट करते हैं। तो वी फील दैट द मल्च से जो आपकी जो सॉइल है उसका 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 जो टेक्सचर है, उसका स्ट्रक्चर है, या उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं वो तमाम जिंदा रहते हैं, और वो आपके प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो मल्चिंग की अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर, स्पेशली बाकी क्रॉप्स के साथ साथ NARC जीवन की कल्टीवेशन के हवाले से भी। अच्छा, अब जब हम इसको हार्वेस्टिंग सर कर लेते हैं तो इसमें जो ड्राइंग मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिसके अंदर हमारे जो फार्मर्स ने पिछले कुछ टाइम्स के अंदर काफी गलतियां की, और अब हम इस नीति में पहुंचे हैं क्योंकि अब ये क्रॉप का साइज बहुत बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके नंबर ऑफ एकर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं।
तो अब हमने जो पिछले साल प्रैक्टिस की है हम इसको हार्वेस्ट करते हैं सर। हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको अंडर टेंट या अंडर शेडो हम उसी अपनी खेत के अंदर इसको हार्वेस्ट करके इसको ले कर देते हैं और इसके इसके स्टैक लगा देते हैं, और वहां से 3 4 5 7 दिन तक पड़ा रहता है ये। और पढ़ने के बाद फिर हम इसको काट सकते हैं, रूट्स को भी स्टेम को भी, और अगर नहीं काट सकते तो हम इसको दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो हम इसको एज इट इज हैंग कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर ले जाने के लिए। ये दोनों प्रैक्टिस वैलिड हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस साल जो प्रैक्टिस हमारी रहेगी वो हमारे उसके अंदर हमारे खेत के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर ये ड्राई होगा, और ड्राई होके इसकी स्टेम कटेगी, इसकी रूट कटेगी, वहीं पे रूट कटने के बाद ये जाली के अंदर पैक होगा और ये फिर अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है मंडी की तरफ या फर्दर स्टोरेज की तरफ जाएगा। क्योंकि इस साल ये क्रॉप कमोडिटी में आ गई है, तो हम इंशाल्लाह इसको इस साल ओपन ड्राई करने के बाद हम इसको मंडी में लेके जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सर जी एक ग्रेडिंग का प्रोसेस आता है। हम स्टेम और इसका साइज काटने के बाद हम इस साल इसको ग्रेड करेंगे, डिफरेंट साइज ऑफ द बल्ब को अलग अलग पैक करेंगे और उसको ग्रेड करेंगे। ग्रेडिंग का बड़ा एक आपको पता है इंपॉर्टेंट पिवटल रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट की, आप ये कह लें कि उसको उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो वी विल ग्रेड इट, और हम ग्रेडिंग के बाद हम इंशाल्लाह इसको पैक करके इस वक्त इसकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, पैकेजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त हमारे यहाँ, क्योंकि इस साल क्रॉप फॉर्म में था, ज्यादा पैकेजिंग की खास नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस इन द मंडी और द लोकल मार्केट वो बहुत अच्छी नहीं नजर नहीं आ रही। सो दैट्स वाई मंडी के अंदर इसने वो अपनी डेस्टिनेशन या वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ था। मतलब इफ वी कंपेयर द न्यूट्रिशनल वैल्यू एज कंपेयर टू द एनी अदर वैरायटी अवेलेबल इन द मार्केट विच इज देसी है, वो चाइनीज है, उसके हवाले से आज भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसके कुछ एलिमेंट्स कुछ वो ज्यादा है, इसमें लिसिन का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा प्रोडक्ट जो मैं समझता हूँ, राजा मसूद साहब ने भी जैसे जिक्र किया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन मंडी के अंदर अच्छी नहीं रही हमारे फार्मर्स की तरफ से, जिसकी वजह से हमें वहां पे मार पड़ी है प्रोडक्ट के हवाले से। हम जो इस साल इंशाल्लाह करेंगे, हम इसके 3 4 किस्म की पैकेजिंग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क में 10 to 20 kg का बैग नेट उसमें पैक करेंगे। हम इसकी 1 kg की पैकिंग भी करेंगे, और हम इसकी 2 से 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हम उसको ये पैक करके एक अच्छी वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर हम उसको ये प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो कस्टमर है वो बुनियादी तौर के ऊपर उसको देखने से इसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी लगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ ये एक चीज जरूर बतानी चाहिए होगी। बुनियादी तौर के ऊपर हमारे कस्टमर के जहन में है कि व्हाइट गार्लिक ज्यादा अच्छा है। अब हमारा जो गार्लिक है वो बेसिकली या ब्राउन लुक देता है और या गोल्डन लुक देता है जब हम उसको ओपन करते हैं क्लॉव को। बुनियादी तौर पे ये वैरायटी का कैरेक्टर है, वी कांट चेंज इट, राइट। हम उसको व्हाइट कर नहीं सकते। मतलब हम, हाँ, अगर व्हाइट करना है तो जैसे कुछ चाइनीज गार्लिक को ज्यादा शाइनिंग करने के लिए कुछ केमिकल का स्प्रेस लोग करते हैं, और वो ज्यादा शाइनिंग के हवाले से वो मार्केट में उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, तो हम वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये एक बात बड़ी तयशुदा है कि इसकी ब्राउन या गोल्डन जो लुक है ये वैरायटी का कैरेक्टर है, और वैरायटी को हम चेंज नहीं कर सकते। वी जस्ट फोकस ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू, और इसकी साइज के हवाले से और इसका यूजेज के हवाले से ये कितना आसान है और कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू एनी अदर गार्लिक, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल जो पार्ट है विच वी हैव मिसिंग, विच वी आर लैकिंग ऑन दैट, वो हम अपने फार्मर्स तक ये पॉसिबल नहीं है, वो है स्टोरेज। स्टोरेज के हवाले से सर -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद द ह्यूमिडिटी ऑफ 60-70% ये स्टोर हो रहा, ये इसकी स्टोरेज होती है। अब मैं आपको मजे की बात हूँ, व्हाट चाइना डू, चाइना अपनी प्रोडक्ट निकालता है अपने खेत से, वहां से निकालने के बाद इसको ड्राई करता है फील्ड के अंदर, जैसे हम 6-7 दिन के लिए करते हैं। वहां से स्टेम और रूट काटता है और वहीं से उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर शिफ्ट कर देता है। वहां से जब उसने किसी भी कंट्री को भेजना है, वहां से गार्लिक निकलता है, रेफर कंटेनर में जाता है, रेफर कंटेनर से जाने के बाद डेस्टिनेशन मंडी है कोई भी, वो वहां तक पहुंच जाता है। अब चाइना का साथ जो वेट लॉस है ना, स्टोर में जाने से लेकर मंडी तक, ये बहुत ज्यादा 5% भी नहीं है। और हमारा जो वेट लॉस है ना सर, पाकिस्तान का स्टोरेज ना होने की वजह से, जिसमें हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो समटाइम 60% तक भी वेट लॉस हो जाता है। हमने जब गार्लिक स्टोर करना है वहां से लेकर, और हमने स्टेप बाय स्टेप मंडी तक पहुंचाना होता है, टाइम टू टाइम मंडी तक पहुंचाना होता है, तो हमारा समटाइम 50 to 60% वेट लॉस वहीं हो जाता है हमारे स्टोर के अंदर ही।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त गार्लिक के हवाले से। वी मस्ट फोकस ऑन दैट। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है जो इस फोरम का हिस्सा है, कि इसके अंदर फार्मर्स को जो है वो कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। वी हैव टू सिट टुगेदर। उसमें गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट दे सकती है, कर सकती है, और पीएच डेक क्या कर सकता है हमारे लिए, फार्मर्स के लिए। सो इसमें हमें आपकी सपोर्ट और जो है वो बड़ी जरूरी है। ये बड़ा पिवटल रोल है। अगर हम अपना 50% वेट वहीं लॉस कर देंगे तो डेफिनेटली हमने रेवेन्यू के अंदर 50% लॉस अपने घर के अंदर ही कर लिया। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस वक्त गार्लिक, पाकिस्तान के अंदर जो गार्लिक है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो अभी अभी तक हम नहीं हो पा रहे गार्लिक के अंदर आप ये कह लें कि सेल्फ सफिशिएंट, और जिसकी वजह से हमारा ये एक बड़ा पिवटल पार्ट है दुनिया के अंदर। स्टोरेज के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त लोग फोकस कर रहे हैं, और वेट लॉस के ऊपर बड़ा इस वक्त फोकस है। और बस थैंक यू वेरी मच। ये मेरी एक छोटी सी थी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के अलावा कोई क्वेश्चन आंसर है तो फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट ऑन कर सकते हैं। जी, ओवर टू जाफर साहब। थैंक यू सो मच लुकमान साहब। बड़ी माशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव आपने ब्रीफ किया पोटेंशियल मार्केट्स पे, और जो चैलेंजेस हैं उन पे आपने थोड़ा सा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी टच दिया, जो कि हमारे फार्मर्स हैं, जो उनकी ये डिमांड भी थी कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं उनसे इसकी, क्योंकि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उस पर भी थोड़ा ब्रीफ किया जाए। तो ये आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने उस पर भी प्रेजेंटेशन दे दी। जाफर जाफर साहब, मुझे एक चीज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जाफर भाई, आवाज आ रही है? जी जी, इस्माइल साहब, इस्माइल साहब मुझे हमारे साथ हैं, मुझे साइंटिफिक ऑफिसर हैं ये, एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस्माइल साहब जी, प्लीज 5 मिनट मुझे आप मुझे इसका ओवरव्यू दीजिएगा। मुझे मुझे एक 2 मिनट दे दे, मैं थोड़ा सा चीजें जी जी, शेयर करना प्लीज चाहता हूँ प्लीज। पार्टिसिपेंट्स के साथ। मोहसिन भाई और लुकमान भाई। इस्माइल साहब आप म्यूटेड हैं। जी जी। जाफर भाई, आवाज आ रही है अब? जी अभी आ रही है, प्लीज। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं मोहसिन भाई का और लुकमान भाई का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत डिटेल से जो है ना एक्सपोर्ट के हवाले से, और जो स्ट्रेटजीज है हमारी एक्सपोर्ट की, निजी जीवन की, ब्रीफ किया। मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट के हवाले से थोड़ी सी 2-3 चीज़ें शेयर करूँ पार्टिसिपेंट्स के साथ। कि अभी तक मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गार्लिक को, जो मतलब हमें जो हमारा स्टेटिस्टिक डेटा है उसमें हम हमारे पास जो है अफगानिस्तान है, श्रीलंका, मिडल ईस्ट और मलेशिया। इन कंट्रीज को हम ऑलरेडी जो है वो गार्लिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं पीएचडी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या ऐसे ऐसा पॉसिबल है कि मतलब जो एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी गार्लिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज को, उनके साथ एक मीटिंग हो जाए हमारी एनएससी जीवन के जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, ताकि हम उनसे मतलब डिटेल डिटेल ले सके कि क्या इन फ्यूचर को हम एनएससी जीवन को जो है ना इन्हीं कंट्रीज को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस जो है ना वो मतलब दरकार है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं हमारे ये मतलब ये जो मैंने 4 कंट्रीज का नाम लिया, ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो इसको हम ऑलरेडी जो हमारी लोकल गार्लिक है जिसमें लहसुन गुलाबी है या 1956 है, उसको थोड़ा बहुत जो है ना मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें पोटेंशियल कंट्रीज को, तो पोटेंशियल कंट्रीज में देखो हमारे पास इंडोनेशिया जो है इस वक्त दुनिया का 22% गार्लिक जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, दुनिया का 22%। जो कि साल 2021-22 में उन्होंने 645 मिलियन यूएस डॉलर का जो है ना वो गार्लिक इंपोर्ट किया है। और ये तकरीबन 99% जो है ये चाइना से गार्लिक इंपोर्ट कर रहा है। तो हम जो है अभी अगर देखो 99% जो है ये चाइना इसको गार्लिक बेच रहा है इंडोनेशिया को। तो अगर हमें पाकिस्तान को इसमें से 5% शेयर भी मिल जाए तो मतलब हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसके अलावा देखो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में हमारे पास देखो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनको हम टच कर सकते हैं। वहाँ पे जो है गार्लिक का पूरा सीजन जो है अच्छा रेट्स जो है हमें मिल सकता है। फिर अगर हम देखें यूके, यूके एक तो यूके टैक्स फ्री है पाकिस्तान के लिए। यूके जो है पाकिस्तान से जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान के लिए टैक्स फ्री है।
और उसको मतलब वो हमारे लिए एक्सेसिबल भी है। हम मतलब यूके को जो है ना गले को एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं, तो हम यूके को टच कर सकते हैं। अभी मतलब पीएचडी हमारे लिए मतलब जो जीवन के ग्रोर्स है उनके लिए मतलब क्या कर सकते हैं ना इस हवाले से। अभी अगर हम थोड़ा बहुत इसकी स्टेटिस्टिक देखें, अभी देखो चाइना जो है ना इस वक्त तकरीबन 70 से 80% दुनिया को गार्लिक गार्लिक इंपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। 70 से 80% जो है ना चाइना पूरी दुनिया को गार्लिक प्रोवाइड कर रहा है, और बकाया 20% जो है ना वो हमारे बाकी कंट्रीज है, जिसमें कुछ पोर्शन जो है ना वो सेंट्रल एशिया को मिला है, और कुछ पोर्शन जो हमारे यूरोप स्पेन को मिला है। बाकी 80 अभी जो है इंडिया भी थोड़ा बहुत जो है एक्सपोर्ट कर रहा है गार्लिक को, लेकिन 70 से 80% गार्लिक जो है ना वो चाइना पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। फिर अगर हम पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो 40 से 50% तक पाकिस्तान गार्लिक इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट है ना, जो हमारी एक्सपोर्ट 1% से भी कम है। अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो हमारी एक्सपोर्ट मतलब 0.4 0.5% हमारी एक्सपोर्ट है, लेकिन हमारी इंपोर्ट जो है ना वो 40 से 50% तक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह NRC G1 जो है ये ऐसी वैरायटी है जो कि मतलब हमारे NRC डॉक्टर हुमायूं साहब अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने इसको अप्रूव कराया है। इसमें ये पोटेंशियल है कि सबसे पहले हम अपनी लोकल रिक्वायरमेंट मीट करें, और फिर जो है हम इसको एक्सपोर्ट करें। इसकी जो पोटेंशियल है वो मैं थोड़ा सा डिटेल 2-3 लाइनों में बयान को देखो। इसकी यील्ड सबसे ज्यादा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल वैरायटीज है। इसका साइज सबसे बेहतर है। इसकी अगर हम अपेयरेंस को देखें तो इसकी अपेयरेंस जो है ना वो सबसे बेहतर है। तो अभी अभी अगर हम ये जो मैंने परसेंटेज शेयर किया इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मेरी सजेशन है PhD को। कि सबसे पहले तो हम जो हमारी इंपोर्ट है उसको हम मतलब बैन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज करें उसको। जो हमारी इंपोर्ट है हम मिनिमाइज करें। उससे उससे क्या होगा कि जो हमारी लोकल प्रोड्यूस है उसको मार्केट में वैल्यू मिलेगी। अभी मैं आपको रिसेंट इस साल का मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इस साल क्योंकि वो डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से जो चाइना से, अभी देखो पाकिस्तान में 99% इम्पोर्ट चाइना से होता है। फिर जो है ईरान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान से जो गार्लिक आता है वो, क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी प्रोड्यूसिटी नहीं है, लेकिन वो जो सेंट्रल एशिया से थ्रू अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को गार्लिक एंटर होता है। तो इससे क्या होता है कि जब पाकिस्तान की लोकल प्रोड्यूस होती है और बाहर से गार्लिक इंपोर्ट होता है, तो हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसके रेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो लोकल जो हमारी लोकल प्रोडक्शन थी वो अच्छा खासा मार्केट रेट अच्छा खासा जा रहा था। चाइना से इंपोर्ट जो है नहीं हो पा रहा था। अचानक जो है ईरान से गार्लिक इंपोर्ट होके जिससे हमारी लोकल मार्केट पे काफ़ी असर पड़ा। तो हम इंपोर्ट को अगर मिनिमाइज करें तो हमारी जो लोकल प्रोड्यूस है उसको मार्केट में वो मिलेगी वर्थ। उससे क्या होगा, मतलब फार्मर्स आएंगे, कल्टीवेशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी लोकल डिमांड जो है वो पूरी होगी। दूसरा, जितना भी इम्पोर्टेड गार्लिक होता है उसका मार्केट में एक फिक्स रेट होता है। उसी फिक्स रेट पे जो है वो मार्केट में सेल हो रहा है। जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है उसका लोकल मार्केट में ऑक्शन होता है। मतलब हम मंडी में उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी वहाँ पे ऑक्शन में हमारी लोकल प्रोड्यूस जो है वो बिकती है। तो ऑक्शन जो है वो फिक्स नहीं होता। कभी 100 रुपीज पर केजी ऑक्शन होता है, कभी 150 रुपये पर केजी, कभी 200 रुपये पर केजी। वो मतलब फ्लक्चुएट करता है। तो कभी कभार फार्मर्स को कभी नुकसान पहुंचाता है, लो रेट पड़ता है, कभी जो है थोड़ा बेहतर पड़ता है, कभी जो है थोड़ा कम पड़ता है। तो जिस तरह हमारी इम्पोर्टेड गार्लिक को देखो, अभी चाइना से रिसेंटली मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले एक कंटेनर पहुंचा है पाकिस्तान। और अभी वो होलसेल होलसेल में तकरीबन 500 से 550 रुपये पर केजी जो हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मंडी है वहाँ पे सेल हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारी लोकल गार्लिक है वो 200 से 180, 190, 200 रुपये पर केजी सेल हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर इस मद में फार्मर को सपोर्ट दे सकती है कि जिस तरह एक लोकल एक इंपोर्टेड गार्लिक को फिक्स रेट मिलता है, जिस तरह हमारे NRC G1 को भी मार्केट में एक फिक्स रेट मिले, ताकि फार्मर्स जो है वो नुकसान से बच सके। तीसरा तीसरा हम एक्सपोर्ट
को मतलब हम एक्सपोर्ट को थोड़ा सा प्रमोट करें। जिस तरह जो एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स जो है वो मोहसिन भाई ने और लुकमान भाई ने शेयर की, हम उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। हम गवर्नमेंट लेवल पे जो है इस तरह जिस तरह पीएचडी ने एक बेहतरीन सेशन आज अरेंज किया है, इसी तरह हम सेशन अरेंज करें, हम अपने फार्मर्स को गाइड करें कि अगर आपने मतलब गार्लिक क्वालिटी गार्लिक लेना है और आपने एक्सपोर्ट क्वालिटी लेना है तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो हम जो है ताकि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट के काबिल हो सके, और मतलब बजाय इसके कि हम बाहर मालिक को हम जो है अरबों रुपए गार्लिक इंपोर्ट के लिए दे, हम जो है डॉलर कमाए और हम गार्लिक को एक्सपोर्ट करें। और अच्छा खासा गार्लिक का बहुत बड़ा मार्केट, चूंकि हम ये पिछले 2-3 साल से इस पे काम स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल पूरी दुनिया में मौजूद है गार्लिक की उसमें एक्सपोर्ट के मद में। और पूरा साल जो है ना वो गार्लिक दुनिया में इस्तेमाल होता है, और हर साल जो है पूरा साल जो है इसका डिमांड कंटिन्यू रहता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि देखो हम अभी अभी जो हमारी जो इम्पोर्ट है वो चाइना से है, ईरान से है और अफगानिस्तान से है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक 2-3 लाइनें शेयर करूँ जो कि ये मौजूद है। अगर आप लिटरेचर पढ़े चाइना की गार्लिक के हवाले से, देखो चाइना अभी हर एक बंदे के जहन में एक क्वेश्चन होता है ना कि चाइना गार्लिक क्यों इतना अट्रैक्टिव है, इसका वाइट कलर क्यों है, उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत है, इसके पीछे क्या रीजन है ना। वो मार्केट में स्प्राउट नहीं होता। अभी देखो हमारी लोकल गार्लिक जो है ना, अभी जो हमारी लहसुन गुलाबी है या 1956 है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्प्राउट कर जाता है। लेकिन जो हमारी चाइनीज गार्लिक है वो मार्केट में पड़ा रहता है, वो स्प्राउट नहीं कर पाता। इसकी रीजन क्या है, उसका बिल्कुल वाइट कलर क्यों है। तो उसमें देखो जो चाइनीज है वो गार्लिक की स्प्राउटिंग को रोकने के लिए ग्रोथ इनहिबिटर स्प्रे करते हैं गार्लिक पे, ठीक है, ताकि गार्लिक स्प्राउट ना हो। गार्लिक को ब्लीच करते हैं क्लोरीन से, ताकि ये बिल्कुल सफेद, बिल्कुल वाइट सफेद जो है नजर आए ना, उसको ब्लीच करते हैं। फिर इसको फ्यूमिगेट करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से, ताकि इसमें कोई स्पोर्स ना हो। अभी देखो जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो भी कार्सिनोजेनिक है, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्लोरीन भी जो है ना वो भी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, एक और जो बात है लिटरेचर में मौजूद है कि चाइनीज जो है ना वो मतलब सीवरेज के पानी से जो है ना वो अपने गार्लिक की जो है ना वो प्रोडक्शन लेते हैं। तो ये काफी सारी चीजें अगर हम देखें तो जो हमारी लोकल जो हमारी गार्लिक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे फार्मर्स काफी सारे अग्रे भी हो चुके हैं। और हमारी जो गार्लिक है ना वो तकरीबन हम ऑर्गेनिक या सेमी ऑर्गेनिक गार्लिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चाइनीज जो हमारे चाइना गार्लिक की क्वालिटी है उससे बहुत बेहतर होगा। अगर हम न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें, हम कंपेयर करें चाइना से इंडस्ट्री जीवन को, तो इंडस्ट्री जीवन की जो न्यूट्रिशन है ना वो ऑलमोस्ट डबल है हमारी चाइना गार्लिक से। इस तरह हम वैल्यू एडिशन में मतलब जा सकते हैं। अभी अगर आप देखें वैल्यू एडिशन में एनएससी जीवन को में बहुत बड़ा स्कोप है। इसकी अगर आप रिकवरी देखें पेस्ट में, अगर इसकी रिकवरी देखें तो चाइना से भी ज्यादा है और हमारी देसी गार्लिक से भी ज्यादा है। तकरीबन पेस्ट में हमारी एनएससी जीवन की 80% इसकी रिकवरी है। न्यूट्रिशन लिहाज से बेहतरीन है, ठीक है। अभी जो एक मसला है हमारी एनएससी जीवन में अभी तक जो हम फेस कर रहे हैं वो है इंटेक्ट बल्ब का, कि एनएससी जीवन का जो बल्ब है वो इंटेक्ट मतलब वो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पास्ट की प्रैक्टिसेस थी उसको अभी अभी हमने अवॉइड करना है। वो मोहसिन भाई ने और लुकमान ने मैंने डिटेल से बता दिया कि अभी हमने क्या करना है। हमने हमारे जो स्टोरेज की टेक्निक्स है उसको हमने चेंज करना है। अभी उसके लिए मतलब जो मतलब हमने इस पे वर्क किया है उसके लिए ये हमें कोल्ड स्टोर की तरफ जाना चाहिए। अभी देखो मैं I'm वेट really लॉस की बात sorry करूं। to interrupt you, Ismail साहब. Actually, we had some time constraints. और अभी हमारे ठीक है, 3 से 4 वेबिनार्स सॉरी बाकी हैं, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एंड सेकेंडली जो आपने बात की कि एक्सपोर्टर्स को भी बुलाया जाए, तो हमारा एक स्पेसिफिकली जो रोल ऑफ एक्सपोर्टर्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ NARC एच G1, इस टॉपिक पे एक वेबिनार है, एंड यू आर वन ऑफ अवर गेस्ट स्पीकर्स इन अवर अपकमिंग वेबिनार्स. तो आपको उसमें पूरा जो है वो 45 मिनट्स दिए जाएंगे. आप प्लीज ये सारी चीजें उसमें
ब्रीफ कर दिएगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ज्यादा, उनकी हमारी क्वेश्चंस की रो है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से, अगर कोई जी अदील जिया साहब हमें कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। अदील जिया साहब प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन, और ये जो भी गार्लिक के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द हम लोगों ने स्टार्टिंग जो की है वो गार्लिक से ही की है। हम लोगों ने जो ग्रुप ने जो स्टार्ट किया है जो भी एग्रीकल्चर में, वो गार्लिक से ही है। लेकिन जो उसका हाइप क्रिएट हुआ हुआ था वो तो उसका बबल फट गया अब कि उसका इतना महंगा है और ये है सब कुछ है। बिकॉज जो उसकी हाइप क्रिएट की हुई थी कि इतना महंगा बिकेगा, इतना ये महंगा सीड आएगा, आई डोंट नो कि वो अब वो उस रेंज पे रहेगा या नहीं रहेगा। बट द थिंग इज, ये जो चीज इन्होंने बताई है स्टोरेज के हवाले से, क्योंकि हमने पिछली दफा वो स्टोरेज को ही फेस किया है, उसके जो जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे उसकी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं थी। उसकी जो और इंग्रेडिएंट्स थे और जो चीजें थी वो फट रहे थे। तो ये जो सर ने एक्सपोर्ट के लिए जो कोल्ड स्टोरेज का जो तरीका बताया है, ये अवेलेबिलिटी है पंजाब में हमारे पास कि हम इसको वहां पे कोल्ड स्टोरेज में रख सकें, या अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, ये जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास राजा साहब और ये जो थे, इनके प्लीज कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि हम इनसे और अदील गाइडेंस साहब ले ऑलरेडी सकें। शेयर्ड इन चैट ग्रुप। आप मेरे पर्सनल नंबर पे, आपका नंबर है मेरे पास, मैं चले आपको चल शेयर कर ठीक है, ठीक है सर, वो शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज सर, एक चीज और कि इसमें जो जो आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स या इस वक्त जो काम कर रहे हैं गार्लिक के अंदर, प्लीज उनका भी एक छोटा सा वेबिनार अरेंज कर दें ताकि हम उनसे भी दूंगा। कोऑर्डिनेट करके, और ये भी सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, हम उनसे पूछ के वो सारी चीजें करें। Under the supervision of Mr. Khabar Nadeem, we have and already planned a series of ठीक है webinar। सर। तो ये हमारा उस सीरीज का दूसरा वेबिनार है। अभी 3 से 4 वेबिनार और हमारे बाकी हैं, तो उनकी ठीक हो गया डिटेल सर। ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू NARC HG1। तो जी अभी जी जी, 3 से 4 स्पेसिफिकली वेबिनार स्पेसिफिकली। हमारे बाकी हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो आप डिटेल्स हम ग्रुप्स में शेयर कर देंगे जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट जफर, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी अदील साहब, सर, आप सर बाकी प्लीज जो प्लीज। जो पीछे अभी गुफ्तगू हुई है, मैं सिर्फ थोड़ी सी इनपुट देता जाऊं ताकि अगर किसी और के सेल में भी इस तरह का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिल जाए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस हुई। पहली बात, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने बताया कि बहुत सारे लोगों को अभी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जैसे होनी चाहिए। जैसा कि जाफर साहब ने बताया कि हमने आगे सीरीज ऑफ वेबिनार प्लान की हुई है, लेकिन हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी उन टॉपिक्स को। कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि आपने बताया कि एक्सपोर्टर्स के साथ आपकी मीटिंग्स करवाएं। सर, जरूर करवाएंगे, एक्सपोर्टर्स के साथ भी आपकी मीटिंग्स करवाते हैं, और B2B मीटिंग्स का भी हमने आगाज किया हुआ है ऑलरेडी। सिट्रस के ऊपर हमको 5-6 मीटिंग्स करवा चुके हुए हैं, पोटैटो के ऊपर करवा चुके हुए हैं, गार्लिक के ऊपर भी करवाएंगे। इसमें कोई बिगटी नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे जी आपने सजेशन दी है, तो उसकी बेस पे हम लोग ये चीजें इसके में ऐड करते रहेंगे अपने अपकमिंग इवेंट्स में। और जहां तक आपने कोल्ड स्टोरेज की बात की, तो उसके ऊपर आपके खिदमत में अर्ज करता चलूं, हमारे पास एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एक इदारा है। अगर कोई एसोसिएशन या कोई गवर्नमेंट बॉडी हमें कांटेक्ट करती है विद द प्रपोजल जिसके अंदर आप लोग ये सारी चीजें लेके आए कि गार्लिक के अंदर कोल्ड स्टोरेज का रोल क्या है, और खास तौर पे जो गार्लिक में हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने बताया कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, जो कि बहुत थोड़ा टेम्परेचर है, ये -1 से 0 डिग्री जो है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमर्शियल स्टोर इस टेम्परेचर के ऊपर कोई सहूलियात प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आप प्रोजेक्ट लेके आए, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। EDF हमारे पास है, इस प्लेटफॉर्म से हम फायदा उठा सकते हैं। और जो मीटिंग्स की बात है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो हमारे अपकमिंग वेबिनार्स होंगे उसके अंदर हम ये इन तीनों चीजों को ऑन बोर्ड लेंगे। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी गार्लिक की, उसके ऊपर डिटेल्ड हम लोग आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे, उसके पोस्ट हार्वेस्ट के मामला और मार्केट इनसाइट। तीसरा, B2B मीटिंग्स का भी हम आगाज करते हैं गार्लिक का। अब अगला सवाल हमें इस्माइल साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपको बात पूछना चाह रहे हैं। जी इस्माइल साहब अस्सलाम बोलिएगा वालेकुम। प्लीज। थैंक यू सर साहब, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह माशाल्लाह आपने और आपकी पूरी टीम ने अच्छा वेबिनार कंडक्ट कराया। वेरी थैंकफुल टू यू। और ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर जो हमारे थे, फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
सर ने उसमें फार्मर को हाईलाइट किया कि फार्मर्स की गलती है, डेफिनेटली नो डाउट। जब हम ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल का यूटिलाइज करेंगे तो वो प्रोडक्ट की वो वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी आ जाएगी। ये एक तो ये रिक्वेस्ट है सर कि इसके मतलब अवेयरनेस दी जाए। दूसरा सर ने जिक्र किया था कि न्यूट्रिशन वैल्यू NARC जो जीवन है इसकी ज्यादा, इसके मतलब रहनुमाई फरमाए ये कैसे हमें पता चलेगा, हम कंपैरिजन करेंगे किस लैब से हम दोनों का सैंपल करवाएंगे। एक तो ये सर मेरा क्वेश्चन है। दूसरा ऑनरेबल गेस्ट ने ये फरमाया कि मल्चिंग की शॉर्टेज है, नो डाउट सर। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये पराली नहीं मिलती धान की या चावल की, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, ये जो मकई की फसल है जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके जो बाकियात है टांडे वगैरह है, आप उसको बतौर जिस तरह वो चारा होता है कुतरने के बाद भी रेस बेड के ऊपर आप इसको बतौर मल्च कर सकते हैं। ये सरसों की फसल का जो भूसा होता है कनोला वगैरह का, इसको भी बतौर मल्च इस्तेमाल किया जा सकता है सर। बहुत शुक्रिया, इसके मतलब आप रहनुमाई फरमाएं सर। थैंक यू। मोहसिन साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज इस पे। जी वालेकुम। अच्छा इस्माइल साहब का था नहीं क्वेश्चन। अच्छा इस्माइल साहब, एक तो मल्चिंग के हवाले से जो पराली की मल्चिंग है ना उसे बेस्ट प्रैक्टिस समझा जाता है। जैसे आपने कहा कि वो दो तीन और ये जो कांडे वगैरह हैं, ये एक तो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर ये उस तरह का मटेरियल नहीं है कि जिनसे मल्च की जा सके। तो जो पिछले 5-6 सालों से जो हमें बेस्ट प्रैक्टिस नजर आई है वो चावल की पराली की है। अदरवाइज अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप चावल की मल्च कर सकते हैं। बाकी जितनी चीजें हैं जैसे धान की चावल के अलावा वाली हैं, या तो वो बहुत कमजोर मल्च होती हैं या बहुत ज्यादा हार्ड, जैसे जो वगैरह का जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो गांधी के ऊपर मल्च कर नहीं सकते हैं। बेस्ट तो यही है कि आप पराली यूज करें, नहीं तो अदरवाइज आप शॉपर की मल्च कर सकते हैं। और दूसरा क्या क्वेश्चन था, सॉरी मैं मुझे याद नहीं रहा। सर क्वेश्चन ये था कंपैरिजन, हम फॉर एग्जांपल देसी गार्लिक जो हमारा अच्छा है और याद जीवन का अच्छा न्यूट्रिशन का वैल्यू जो न्यूट्रिशन है उसके ये अंदर, उसका ये कंपैरिजन कहाँ से पता ऑलरेडी चलेगा कि जी जीवन जी में ये न्यूट्रिशन ज्यादा है? जी ऑलरेडी प्लीज। जी मैं समझ गया तो। अच्छा ये ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी लैब से भी इनकी रिपोर्ट ली हुई है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी इनकी लैब है। डिफरेंट चाइनीज गार्लिक के साथ भी देसी गार्लिक के साथ भी कंपैरिजन करके तो वो आपको लैब रिपोर्ट हम भेज देंगे। वो लैब रिपोर्ट हुई हुई है, गवर्नमेंट इदारों की भी है और प्राइवेट इदारों की भी है। अच्छा इस्माइल साहब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, आप मैं प्लीज ग्रुप में भी चैट में भी शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब हैं NARC में, वो स्पेसिफिकली इसी वैरायटी पे काम कर रहे हैं। आपको जो भी इसकी रिपोर्ट चाहिए, NARC की कंपैरिजन रिपोर्ट चाहिए या इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज की रिपोर्ट चाहिए, तो वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। आप मेरे रेफरेंस से बात कीजिएगा उनके साथ, आपको वो इसकी डिटेल रिपोर्ट्स जो है ना उस पर आपको ब्रीफ या कर। सर हम भी यहाँ शेयर कर देंगे थैंक यू आपके सर, साथ। थैंक आप यू, हम बहुत हम शुक्रिया जी सर, दोनों नंबर शेयर आपको कर दें कवर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। जी मैं शेयर कर देता हूँ। एग्रो ब्रिज से हमारे साथ हैं, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। एग्रो ब्रिज अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को। Assalamualaikum everybody. I'm Tariq from Faisalabad. I'm running here